मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, जो क्लास 10 अध्याय 1 में आता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या का सिर्फ VVI क्वेश्चन करेंगे और एक ही शॉर्ट में यानी वन शॉट में इस वीडियो को हम खत्म कर देंगे। तो चलो बिना वक्त गंवाए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखो, इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है बाबू, ये थोड़ा गलत है। देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर इतना 960 और 432 का मौसा ज्ञात करना है। यानी आपको मौसा यानी HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलो चाहे एल्गोरिथ्म बोलो, ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से आपको कैसे ज्ञात करना है, तो थोड़ा गौर से देखना। सबसे पहले आप मान लो बाबू क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1 लिखेंगे, उसके बाद आपको क्या लिखना है बाबू, हल, ठीक है। हल लिख दिए, उसके बाद आपको लिखना है दी गई संख्या। दी गई संख्या क्या है बाबू, आपको 960 और 432। तो आप लिख लेना बाबू जो सबसे बड़ा होगा, यानी सबसे बड़ा आपका 960 है। तो बड़ा अगर इधर रहे चाहे इधर रहे, जो बड़ा है उसे आप ए मानेंगे। तो ए बराबर आपके पास कितना है बाबू, 960। व बी बराबर आपके पास कितना है बाबू, 432। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखा है ना, तो यही शब्द को लिख देंगे। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड है ना, विभाजन है ना, एल्गोरिथम से चाहे विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी लिख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है बाबू, तो एक फॉर्मूला याद रखना, ए बराबर BQ प्लस आर, ठीक है। और इस पे मान को कैसे बैठाएंगे, तो उसको बैठाने से पहले आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो 960 बड़ा है, 432 छोटा है, छोटा वाला से हमेशा बड़ा वाला में भाग देना है। तो 432 से आपको 960 में भाग देना है। आपको तो भाग बाबू आता ही होगा, भाग ऐसे ना देते हैं। 432 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे 432, दो बार पढ़ेंगे 4 दूना 800, 32 दूना 64, यानी 864। 3 मरतबे तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे 2 मरतबे कितना आ जाएगा, 400 दूना 800, 32 दूना 64, यानी 864, ठीक है। अब इसको घटा लेंगे बाबू, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में 4 गया, कितना बचेगा 6। ये बच गया 5, 5 में 6 नहीं जाएगा, एक इसे लेंगे तो ये बच गया, हो गया 15, 15 में 6 गया, कितना बचेगा 9, 9 6 15, 9 6 15, ये बच गया 8, 8 में से 8 गया, कितना बच जाएगा बाबू, 0, ठीक है। अब आपको लिखना क्या है, सुनो बाबू, सबसे बड़ा वाला है, यहाँ पे ही देख लो। सबसे बड़ा वाला को हमने क्या माना है, ए। तो देखो सबसे बड़ा वाला को ए कहते हैं, ठीक है ना। जिससे आप भाग देते हैं उसे बी कहते हैं, ठीक है। ये जो बच गया ना नीचे आर, ठीक है, और इसे कहते हैं क्यू। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए का मान कितना है बाबू, देखो तो 960, 960 बराबर, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बी है, क्या है बी, तो बी आप जिसे भाग देते हैं तो 432। यहाँ पे देखो क्यू सट्टल है, सट्टल का मतलब होता है गुना, क्या होता है गुना। क्यू का मान कितना है बाबू, 2। अब प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस आर, आर का मान कितना है 96। अब देखो आर का मान 0 नहीं ना आया है, तो फिर से आपको कुछ नहीं करना बाबू, इस आर से बी में भाग देना है। क्या देना है, भाग देना है। तो देखो 96 है, 96 में किसे भाग देना है, 432 में। तो जरा सोच के देखो बाबू, 96 का लगभग मान लो 100 के करीब में, तो 4 मरतबे लाएंगे तो लिखा जाता है 400 में कुछ कमी आएगा, लेकिन 5 मरतबे लाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ऐसे 5 मरतबे ला के देख लो, मान लो 5 मरतबे लाने का मतलब 5 से गुना करना, तो 6 5 30 के 0 हासिल, कितना हो जाएगा 3, 9 5 45, 3 48। देखो ज्यादा हो रहा है ना बाबू, इसका मतलब 5 मरतबे नहीं लगेगा, 4 मरतबे लगेगा। और 4 मरतबे लगा रहे 96 में, इसका मतलब कैसे गुना होगा, 4 से, ठीक है ना। तो 6 चक 24 के 4 हासिल 2, 9 चक 36 37 38, कितना आ जाएगा 384। तो यहाँ पे लिखेंगे 384, ठीक है। अब आपको भाग तो आता ही होगा, चलो इसको घटाते हैं। 12 में से 4 गया 8, ठीक है। और 3 में से 8 नहीं जाएगा तो एक हाँ, ये तो 12, एक इसको 3 इसको एक दे दिया ना, 2 बच गया 2, 2 में से नहीं जाएगा तो एक इससे लेंगे तो क्या हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया 4, ये बच गया 3, 3 में से 3 गया, क्या बचेगा बाबू हमार 0। अभी भी आर का मान 0 नहीं आया, इसका मतलब एक बार और भाग देके देखते हैं। इस चरण आपका 1 हुआ, इस चरण 2 हुआ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाबू, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, पहला स्टेप गया तो इसको चरण 1 लिख लेना, चरण 1, ठीक है। अब अगला चरण क्या आ जाएगा, चरण 2 लिख लेना, ठीक है। चरण 2 में देखो क्या है, ए का मान कितने है, देखो यहाँ पे ए है ना, तो हर बार ए का मान कितना है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका क्यू हो गया, ये आपका आर हो गया। ए का मान कितने है 432, 432 बराबर है यहाँ पे बी और क्यू रखना है, तो बी 96 या क्यू 4 है, यानी 96 गुने 4। आर का मान कितना है 48, ठीक है। चलो अब देखो 48 से फिर से आपको बी में भाग देना है, चलो यहाँ पे दे देता हूँ 48 से हम 96 में भाग,
ओ भाई साहब, 48 दूना 96 होता है ना। देखो गुना करके देखना लो, 48 दूना 8 दूना 16 के 6 हासिल 1 4 दूना 8 9 होता है ना, यानी 48 दूना 96। अब बताओ इसको घटाएंगे, जीरो जीरो आ गया ना तो बन गया आपका। तो देखो जीरो आ गया तो इसका मतलब ए का मान आपका कितना हो गया, ये आपका ए हुआ ना बाबू, ये आपका बी हुआ ना, ये आपका क्यू हुआ है, ये आपका क्या हो गया, आर हो गया। तो यहाँ पे चरण 3 हो गया। देखो आप 3 बेर भाग दिए ना तो 3 गो चरण, 4 बेर देंगे तो 4 बेर। देखो पहला दूसरा तीसरा स्टेप चला, तो चरण क्या हो गया, 3। तो चरण 3 में ए का मान कहते हैं 96, अब बी का मान कहते हैं 48, अब बी का गुना क्यू से होता है, तो क्यू का मान कहते हैं 2, आर का मान 0। अब देखो बाबू आर का मान 0 आ गया ना, तो 0 से ऊपर यहाँ देखो 48, चाहे 0 देखो 0 से ऊपर यहाँ पे 48 है। देखो यहाँ पे आर का मान 0 आ गया ना, तो बी इसका आंसर हो जाता है। बी क्या हो जाता है, आंसर। अगर वहां सही नहीं लेते, यहाँ पे देखो 0 से ऊपर 48 है ना 0 के सामने, तो अतः मौसा बराबर कितना हो जाएगा, अतः मौसा बराबर, अतः मौसा बराबर कितना आंसर आ जाएगा बाबू, 0 के ऊपर 48 तो 48 आंसर। ठीक है, इसको एक और तरीका से बनाया जाता है, लेकिन पहले आप एक तरीका सीखो। ठीक है, देखो उसी प्रकार सेम एक क्वेश्चन और है बाबू, इसको आप लोग बना लेना, सेम इसी प्रकार बनाना। ठीक है, चलो देखो, संख्याएं इतना और इतना का मौसा ज्ञात करने के लिए इक्विल विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें, सेम इसी प्रकार से आपको बनाना है। चलो इसको खुद बना लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखो बाबू, यहाँ पे क्या लिखा बाबू, देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित का पूर्णांकों के मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड से लौसा और मौसा ज्ञात करना है, तो पहले आप जानो अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। मान लो बाबू ई हुआ 140, बोलेगा 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए, 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। तो पहले इसको सीखो। देखो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है बाबू, आपको करना कुछ नहीं, 140 है तो यहाँ पे लिखना है 140। ठीक है, अब देखो 140 आपने लिखा, इसको आप तोड़ेंगे तो 2 7 14, 0 का 0, 2 से तोड़ेंगे 70 का दिया 35, फिर यहाँ पे आप कैसे लेगा, 5 से लेगा, तो 5 7 35, फिर 7 एकम 7। अब देखो इसको आपने तोड़ दिया ना, इसी तोड़ते हैं उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है ना, तो जब भी अभाज्य गुणनखंड बोलेगा उसको हम इस प्रकार तोड़ेंगे। तो देखो अब इसमें से हम 2 क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी बात आप बना लेना। तो अभाज्य गुणनखंड से हमको क्या ज्ञात करना है, मौसा और लौसा। तो एगो हम पहला बना देते हैं आपका। ठीक है, ठीक है ना, पहला। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे बाबू पहला, इसके बाद लिखेंगे हल। ठीक है ना, हमारे पास संख्या क्या है बाबू, 26 और 91। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड से क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य गुणनखंड से हमको ज्ञात करना है ना। तो देखो 26 को इस प्रकार लिखो, इसी का नाम है अभाज्य गुणनखंड। 91 को इस प्रकार लिखो। ठीक है, अब देखो आपको तो पता होगा, अब 2 से लाएंगे तो 13, चाहे 13 दूना 26, 2 एकम 2, चाहे 2 से लगाओ। उसी प्रकार देखो 13 7 91, फिर 7 एकम 7 देना टूटेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो बाबू, यहाँ पे 26 है ना, तो 26 बराबर में 13 गुने 2 गुने यहाँ पे ई 1 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे 91 है, तो 91 बराबर में 13 गुने 7 है ना बाबू, 7 गुने 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बाबू इसमें 13 है तो क्या इसमें 13 है, कहेंगे हाँ, तो उसको घेरा लगा लो। इसमें 2 तो इसमें 2 नहीं, इसमें 1 तो 1 को लेके कोई फायदा नहीं, आप ले भी सकते हैं, लो। अब देखो अब आपको क्या बोला है, आपको बाबू हमको मौसा बोला है, क्या बोला है, तो लिखेंगे अतः मौसा, अतः मौसा। तो मौसा ज्यादा कुछ नहीं होगा बाबू। देखो आपने घेरा लगाया 13 और 1 का, तो 2 गो 13 का एगो 13 ले लो, 2 गो 1 का एगो 1, तो 13 का गुना 1 से करेंगे 13 ही आंसर आ जाएगा ना। तो मौसा आ गया। अब मौसा के बाद क्या बोला है बाबू, हमको लौसा भी बोला है, क्या बोला है, लौसा। तो लिखेंगे वह लौसा। तो लौसा में ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, ये 13 पहले रखो, इस 13 को रख लिया। 13 को रखने के बाद देखो ये 2 बच रहा है, ये 7 बच रहा है, तो 2 और 7 को भी रख लो। गुना में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, अब इसको गुना कर दो। 13 दूना 26, 13 दूना 26, 26 का गुना किससे होगा, 7 से। 26 गुने 7, 6 7 42 के 2 हासिल 4, 7 दूना 14, 14 4 18, कितना हो जाएगा बाबू, 182। तो जब भी अभाज्य गुणनखंड से बोले बाबू, तो इसको घर पे कम से कम प्रैक्टिस करना। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के मैथ आप नहीं सीख सकते हो। ठीक है, तो हाँ अगर आपको वीडियो थोड़ा एकदम में ना समझ में आए तो इसको थोड़ा दोबारा भी देखना, तो समझने का प्रयास करना, हमको विश्वास है कि आप पक्का समझ सकते हो। चलो।
तब भाज्य गुणनखंड से मैंने एक बनाया, एक और बाबू बना के बता रहा हूँ, इसमें से एक बना दिया। चलो एक मैं एक 2 गो वाला बनाया, अब मैं 3 गो वाला बनाता हूँ, 3 गो वाला। चलो ले लेता हूँ 9 12 27, 9 12 27। तो बाबू इसको आप लोग नोट कर लो, ठीक है। अब मैं है ना, चाहे स्क्रीनशॉट मार लो। अब मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, यहीं पे बना देता हूँ दूसरा। दूसरा देखो बाबू, सॉरी दूसरा नहीं, इसका मैं पचमा बना देता हूँ, पचमा हल, ठीक है बाबू। तो हमारे पास संख्या क्या है बाबू, 9 12 तथा 27 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड से, गुणनखंड से, ठीक है ना बाबू। तो संख्या क्या है हमारे पास, 9 है, इस प्रकार लिख दिया, 12 है, इस प्रकार लिख दिया, 27 को इस प्रकार लिख दिया, ठीक है। अब तो लौसा की तरह इसको तोड़ दो, लौसा की तरह तोड़ते उसी का नाम ना भाज्य गुणनखंड है। तो देखा ना बाबू, 3 से तोड़वा 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 2 से तोड़वा 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, ठीक है। फिर 3 से तोड़वा 3 नमा 27, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3 हो गए ना। अब एक सजा के लिख लो बाबू, फुल तो पारे अबे करे तो 9 के बराबर में 3 गुने 3 गुने 1 है। आई में कहती है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, यानी 12 के बराबर में कहती है तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, ठीक है। और 27 के बराबर में कहते है 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1। मौसा निकालना है ना पहले, आपको क्या चाहिए, अतः मौसा, अतः मौसा। चलो मौसा चाहिए बाबू, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। देखा, अब देखा ऊपर में 3 है तो सब में 3 चाहिए। तो देखा ना, अगर एक में देखा तो एगो 3 में लेबू तो एगो 3 में से, तो पीछे से शुरू करें। देखा एगो 3 में, एगो 3 में, एगो 3 में, तो तीनों में से एगो लेंगे, तो एगो 3, हाँ। तो देखो इसमें 3 है तो इसमें 3, इसमें 3, सब में 3 पुर गया ना, तो सब में मिला के एक को लेना है, बात समझ रहे। देखो इसमें 3 है तो इसमें 3, इसमें 3। मौसा का मतलब होता है सब में कॉमन होना चाहिए, यानी हाईएस्ट कॉमन, यानी सबसे हाई कॉमन क्या है, तो हाई का मतलब हुआ सब में। तो देखो सब में 3 हो गया। उसके बाद देखो बाबू, अब इसमें 3 है तो इसमें 3 है ना, लेकिन इसमें नहीं है, तो आप नहीं ले सकते हैं, एक को लेकर कोई फायदा नहीं, यानी मौसा आपका ही निकल गया। अब क्या निकालना है आपको, वह लौसा, वह लौसा। तो लौसा निकालने के लिए पहले इस 3 को यहाँ पे रखो, ठीक है। 3 को रखने के बाद लौसा में भी एगो है, देखो वो तो इससे पहले डबल वाला संख्या था, डबल संख्या था कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसमें ट्रिपल संख्या है तो थोड़ा समझने का प्रयास करना गौर से। तो देखो इसमें 3 है तो इसमें 3 है ना, तो 2 गो का एगो लो, फिर से 2 गो का एगो, ठीक है। अब देखा इसमें 2 है तो इनमें तो 2 9 है, तो ये 2 के रख लो, ये 2 के रख ले लो। फिर ये वाला 3 है तो 3 तो कहीं अब ननू ना है, तो कहीं नहीं तो ओकरा छोड़े के नहीं, ओकरो ले ला। अब गुना कर दो, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 3 54, ठीक है। अब देखा बाबू इसी प्रकार ये दूसरा भी बन गया। अब बच गया आपका तीसरा, दूसरा, चौथा। तो इसको आप लोग खुद प्रैक्टिस करना, अगर ना बने तो हमको कमेंट में जरूर बताना, मैं इसका जवाब दूंगा, ठीक है। नहीं तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा एंड में, वीडियो के एंड में। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। हमारा अगला क्वेश्चन देखा बाबू, आपको मैं एक चीज याद दिलाता हूँ बाबू। देखो मान लो बाबू देखो इस संख्या है और एक संख्या है, ठीक है ना, 432। एक अभी ये बनल है ना, एक मौसा शायद कितना लो है 48, चला जो भी आवे, लेकिन लौसा ननु ज्ञात कर लो है। तो देखा हम एक बात बता लो, मान लो जिसका मौसा ज्ञात होता है तो उसका लौसा भी तो ज्ञात कर सकता है। मान लो एक लौसा, मान लो अपना मर्जी से मान लो बाबू, मान लो लौसा एक इतना है सॉरी गाल तो मान लो लौसा एक रहा। तो देखा एगो नियम हो, ये दोनों संख्या के गुना करबहु, ठीक है। जैसे मान लो एक नाम है प्रथम संख्या, एक का नाम है द्वितीय संख्या, तो प्रथम संख्या का गुना द्वितीय संख्या से करबू ना। और लौसा और मौसा देखा, मान लो ये मौसा है आई लौसा है, तो मौसा और लौसा के गुना करबू तो बराबर होते हैं, यानी बोले तो एक फॉर्मूला बन जाता है। एक फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला क्या याद रखना बाबू, देखो प्रथम संख्या गुने द्वितीय संख्या, प्रथम संख्या गुने द्वितीय संख्या बराबर क्या होता है, लौसा गुने यानी एलसीएम गुने एचसीएफ। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं लौसा गुने मौसा, ठीक है। इसी पे एक क्वेश्चन बनेगा बाबू। जैसे देखो इसको मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। देखा कहे के मतलब है ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या, यानी प्रथम द्वितीय, यानी इसी संख्या का 9 है मौसा। देखो एचसीएफ इतना और इतना का 9 है, यानी इसी का,
और इसी का क्या ज्ञात करना है आपको, एलसीएम ज्ञात करना है, यानी एलसीएम पता नहीं है। तो आपको तो बाबू सबसे पहले मान लो क्वेश्चन नंबर ये तीसरा है मान लो, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, तीसरा हल, ठीक है ना। अब देखो तो ये पहला संख्या है, दूसरा संख्या नहीं, प्रथम संख्या। प्रथम संख्या कितना है आप थोड़ा डिटेल में लिखना बाबू, मैं डिटेल में लिख देता हूँ। प्रथम संख्या, प्रथम संख्या, प्रथम संख्या आपके पास कितना है बाबू, 306। इसे कहते हैं बाबू द्वितीय संख्या। द्वितीय 2 नंबर का सवाल है ना बाबू। द्वितीय संख्या क्या है, 657, ठीक है। अब देखो इसी संख्या का HCF ये दे रखा है, HCF कितना है, HCF बोले तो 9 है, और इसी का LCM चाहिए, इसी का, इधर मत ध्यान दो, अब इसी का LCM, वही संख्या का LCM, यानी LCM आपको क्या करना है बाबू, ज्ञात। तो आपको तो फॉर्मूला पता है, चूंकि आप जानते हैं, चाहे हम जानते हैं, चूंकि प्रथम संख्या, मतलब मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रथम संख्या गुने द्वितीय संख्या है ना, बराबर क्या होता है, LCM गुने HCF, ठीक है ना। तो देखा प्रथम संख्या कितने है बाबू, तो 306 है ना, हाँ 306। द्वितीय संख्या कितना, हाँ तो 657, ठीक है। LCM आपको पता नहीं है, ज्ञात करना है। HCF पता है, यहाँ पे LCM है ना, गुने HCF की जगह पे कितने आते हैं, 9 आ जाते हैं, ठीक है। अब देखा आपको इधर 306 और इसका गुना नहीं करना है, इसका गुना करेंगे तो थोड़ा हार्ड हो जाता, ऐसे लिख दा, गुना में 9 हो तो इधर आके बटा में आ जाता है, तो इधर बच करते LCM। अब आपको तो पता है 9 के पारा में कटता है, मैं बना चुका हूँ, तो मुझे पता है बाबू ये 34 मरतबे कट जाएगा, ठीक है ना। तब बच करते 34 से 657, तो 34 का गुना आपको 657 से कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा LCM। तो आप डायरेक्ट में LCM बराबर आंसर लिख देता हूँ, LCM बराबर इसको गुना करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखा थोड़ा सामने में गुना कर दे लो, हम 657 का गुना बाबू 34 से करना है, ठीक है, गुना तो आता ही होगा आपको। तो यहाँ पे देखो 7 चक 28 के 8 हासिल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 5 20 और 2 22 के 2 हासिल कितना आ जाएगा, 2। 6 चक 24 25 26, अच्छा 6 चक 24 25 26। अब देखा 3 से करो 7 21 के 1 हासिल 2, 5 15 2 17 के 7 हासिल 1, 17 18 1 19, ठीक है। अब देखा 8 3 6 7 13 और हासिल 1 9 2 11, 1 12 के 2 हासिल 1 2, यानी इतना, यानी कितना आंसर आ गया है ना, 22 338, ठीक है। तो देखो बाबू इसको इस तरह से बनाया जाता है। इसका एक क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में आता है, वो थोड़ा उसका हिंदी चेंज कर देता रहता है, तो हिंदी पे आपको ध्यान देना होगा। जैसे देखो अगला क्वेश्चन बाबू ये है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जो किस एनुअल में पूछा गया है। देखो इसको गौर से पढ़ो, मैं इसको थोड़ा, हाँ मैं इसको 1 नंबर का क्वेश्चन मैं इसको शॉर्टकट में बना दूंगा। देखो यदि 2 संख्याओं का गुणनफल, अरे भाई 2 संख्या है यानी प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या, 2 संख्या यानी प्रथम संख्या और ये हो गया द्वितीय संख्या, ठीक है ना। तो आपको पता है ना प्रथम संख्या द्वितीय संख्या बराबर क्या होता है, LCM गुने HCF होता है ना, पता है ना। चलो तो देखो 2 संख्याओं का गुणनफल 2166, यानी कहने का मतलब इन दोनों का गुना करके दे रखा है 2166, ठीक है, गुना करके। उसके बाद उनका मौसा 9 है, मौसा यानी HCF, यानी बोले बाबू तो LCM गुने HCF है, मानी मौसा कितना है 19 है। तो हमें क्या बोला है, उनका लौसा करना है, लौसा यानी LCM ज्ञात करना है ना बाबू। तो देखो आप ये है 2166, ये गुना, देखो यहाँ पे 19 गुना में आ जाएगा बट्टे में, यहाँ पे बच गया LCM। अब बोलेंगे बाबू 19 में आपको 2166 में क्या देना होगा, भाग, जो भाग देंगे वही आपका LCM हो जाएगा। चलो भाग देते हैं 2166 में, कैसे भाग देना है, तो 19 से। अब देखो 19 से कम 19, ठीक है, 19 में कितना जोड़ेंगे, तो कैसे आएगा 19 20 21 यानी 2, फिर क्या उतरेगा 16, तो 19 से कम फिर से 19 आ जाएगा। चलो इन्हें बच जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है, फिर यहाँ पे 7 बचेगा तो क्या 6, 19 क्या होता है 76 होता है ना, तो हो जाएगा। तो यानी अब देखो आपने यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा 114। 114 का है बाबू, ऑप्शन सी में है, ठीक है। तब चलो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, तो देखो इतना को P/Q के रूप में लिखे, यानी P/Q के रूप में लिखना है ना, जहां P और Q कोई उभयनिष्ठ, इस पे ध्यान मत दो, आप इतना समझो P/Q के रूप में कैसे लिखते थे। देखो बाबू आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। मान लो बाबू इसमें तो 2 टाइप का क्वेश्चन आता है, एक आता है नॉर्मल, मान लो नॉर्मल में ये सब आएगा, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना बाबू, आपको पॉइंट नहीं लिखना है। 452 लिखा, उसके बाद आपको पता होगा किसी संख्या के नीचे 1 पहले से रहता है, 1 रहता है। अब बताओ पॉइंट के बाद क्या गो अंक, 1 2 गो, तो 2 0 दे दो। अब इसको काट दो, आपको काटने आता है ना, इसको काट दो, वही आपका आंसर होगा, काटने पे जो आएगा आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आता है इस टाइप में 1.3 पे रेकरिंग,
तो इसको भी दो तरीका से बनाया जाता है। एगो समीकरण मान के, तो हम समीकरण मान के इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एगो बना के बताएंगे, जो अगला क्वेश्चन आपका देखो है इसी टाइप का है, तो एगो बनाएंगे सारा बन जाएगा। तो पहले इसको बनाते, इसको कैसे बनाएंगे बाबू देखो, तो इसको ज्यादा कुछ नहीं करना है बाबू। सबसे पहले आपको मान लो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, उसके बाद हल लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन सीखा रहेगा। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है बाबू, 0.0875, यही ना है। तो इसको किसके रूप में लिखना है, पी बाई क्यू के रूप में। तो ज्यादा कुछ नहीं करना बाबू। जैसे आप यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.0875 आ जाएगा ना। देखो हमने पॉइंट हटा दिया, जो था उससे लिख दिया। अब नीचे में एक देना है, क्या देना है, एक। अब देखो पॉइंट के बाद कई गो अंक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 गो जीरो आएगा, 1 2 3 4। अब एक बात मैं और बताता हूँ, देखो संख्या के आगे इस साइड जो जीरो होता है इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या बचा बाबू, 875। यहाँ पे एक है ना, 4 गो जीरो। अब देखो इसके लास्ट में 5 है, ये जीरो है, जिसके देखो जिसके लास्ट में जीरो रहे, जिसके लास्ट में 5 रहे, तो उसको हम 5 से काट सकते हैं। तो इसको 5 से आप लोग भाग दे देना, हमको तो डायरेक्ट में काट सकता हूँ। जैसे देखो मैं डायरेक्ट कैसे काट सकता हूँ, 5 दूना 10 और 3 गो जीरो का 3 गो जीरो। ठीक है, और इसको 5 से हमें डायरेक्ट काट दोगे, 8 है ना, तो 5 एकम 5, 8 में से 5 लिया, 3 बचा, 3 तरी 7 उतरेगा तब हो जाएगा 37, फिर 5 7 35, फिर 2 बचा, 5 7 35 2 बचा, 2 तरी 50 25। अगर आपको ना समझ में तो मैं समझाता हूँ। देखो मान लेते हैं हम 5 से दोनों को काटे ना, तो 5 से भाग दे रहे, देखो 875 में आप 5 से भाग दे दो, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35, 2 बचा, 50 25। देखो यहाँ पे कहने का मतलब है, जो हम इसको शेष को ना माने में घटाते जाते हैं, सिर्फ भागफल यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी 5 से काट सकते हैं हम। तो देखो 5 से काटेंगे नीचे, तो क्या हो जाएगा, 5 चका 20, 5 चका 20 और डबल जीरो का डबल जीरो। ठीक है, उसके बाद पहले बाबू देख लेता हूँ सही तो काटा ना, 5 दूना 10, हाँ सही है। उसके बाद देखो इसको 5 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 5 तिहाई 15 और 17 में से 15 गया, 2 बचा होगा, फिर 5 25 और कटेगा बाबू, 5 8 40, 5 8 40 जीरो का जीरो, फिर 5 7 कितना हो जाएगा, 35। तो इस प्रकार इसको आप बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई रेकरिंग नहीं है, रेकरिंग यानी वार नहीं है, वार नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो बाबू। हाँ चलो इसको बनाना है, ये दम VVI क्वेश्चन है, जो हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना बाबू। मान लो क्वेश्चन संख्या 6 है, यानी तो आपको लिखना है 6, आप लिखना है हल। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे लिखना है माना। क्या लिखना है, माना। x बराबर मान लेना है इसको, x बराबर क्या है बाबू, 1 पॉइंट, इसमें डबल बिंदु दिया गया, इसमें एक ही को बिंदु रहेगा। ठीक है ना, 1 पॉइंट क्या है बाबू, 8। इस पे रेकरिंग है ना, तो रेकरिंग मत लिखो। देखो रेकरिंग 8 पे है ना, 8 पे देखो, मान लो बाबू 1.3 पे रेकरिंग है। ठीक है ना, तो रेकरिंग का मतलब होता है, रेकरिंग का मतलब जो 3 है ना, 3 अनंत है। 3 क्या है, अनंत बार है, इसको जितना मर्जी उतना लिख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे वही करेंगे बाबू। यहाँ पे देखा 8 पे रेकरिंग है ना, तो 8 को जितना मर्जी उतना लिख सकते हैं। ठीक है, हम 4 को ही लिखते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब एक चीज याद रखा, देखा रेकरिंग एगो अंक पे है तो 10 से गुना, कैसे गुना, 10 से गुना। अगर रेकरिंग 2 गो अंक पे है तो एगो जीरो और बढ़ जाता है, यानी 100 से गुना। ठीक है ना, और रेकरिंग 3 गो अंक पे है तो एगो जीरो और बढ़ जाए, 1000 से गुना करेंगे। हाँ ठीक है, तो ज्यादा कुछ ना करके देखो, नहीं देखा रेकरिंग एगो अंक पे है ना, तो दोनों तरफ 10 से गुना करा, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। अब देखो अगर इधर 10 से गुना करवा तो 10x, इधर 10 से गुना तो पॉइंट वाला में थोड़ा दिक्कत है, तो हम थोड़ा एक चीज बता लो। मान लो 1.888 है, तो 10 से गुना करबू ना, तो ये पॉइंट इतर से इतर आ जाते। ठीक है, जैसे एगो जीरो और बढ़ा देबो तो ये पॉइंट इतर न रहते, एक और बढ़ जाते। समझ गए ना, चला तो देखा 10 से गुना करवाहू तो ये पॉइंट उठ के इतर आ जाते, यानी 1.8 की जगह 18 पॉइंट से शुरू होगा, 18 पॉइंट से। और उसके बाद 3 गो 8 देवे का, तो 3 गो 8 दा, तो मर्जी जितने मर्जी उतने दे दो, डैश में तो लिखी के हैं। चलो इसमें पॉइंट के बाद 4 गो 8 है, वहीं पॉइंट के बाद 4 गो कर देते हैं, ताकि बनाने में से होगा। अब देखा यहाँ पे 10x, यहाँ पे एगो x, तो ये समीकरण 2 जो है बड़ा होगा। 2 क्या है, बड़ा, तो 2 में से 1 को घटा दो, समीकरण 2 घटाओ 1 से। ठीक है, तो 2 हमारे पास क्या है बाबू, 10x बराबर 18.8888। ठीक है, और 1 क्या है हमारा बाबू, x बराबर 1 पॉइंट के सामने 8 8 8 देगा, 4 4 को दे, सेम हो गए, सेम खत्म। ठीक है, अब देखा 10 में से एगो x गए, 9 गो x।
ठीक है। 18 में से 1 गले कितना बचले बाबू? 17 बच गए ना। देखा सेम सेम खत्म, 18 में से 1 गले 17। अब देखा x बराबर 17 ऊपर और नीचे कितने आते बाबू? 9 बनता है, बिल्कुल है ना बाबू। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, घर से बना लेना। ये भी क्वेश्चन 1 पॉइंट, इसको आप बना के लाना। ठीक है, एक और देता हूँ 2.34 रेकरिंग। देखो इसमें 2 पर रेकरिंग है तो इसको है ना बाबू, इसको 100 से गुना होगा। कितना से गुना होगा? 100 से। अगर 3 को रेकरिंग कर देंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा ना, 1000 से गुना होगा। चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। ओ भाई साहब, सिद्ध करने वाला आ गया। तो देखो सिद्ध करने वाला से पहले मैं एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूं, तब इसको बताएंगे। पहले ये भी सिद्ध करने वाला है, पहले बाबू इसको सीखते हैं, उसके बाद सिद्ध करने वाला की ओर चलेंगे। ठीक है, अब ज्यादा कुछ नहीं करना बाबू। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताए कि निम्नलिखित का प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है अशांत, यानी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है शांत है कि अशांत है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना बाबू। मान लेते हैं कि नीचे जो है आपका, देखो ऊपर हर अंश होता है, नीचे हर होता है ना। देखो हर जो है ना, हर ये जो हर है बाबू, ये हर का ना आपको अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड तोड़ने पे खाली अगर 2 आ जाए, 2 आ जाएगा, खाली 2 आ जाएगा फिर भी शांत रहेगा। अगर खाली 5 आ जाएगा फिर भी शांत रहेगा। 2 का मतलब हुआ 2 पर पावर n हुआ, और 5 का मतलब हुआ 5 पर पावर m हुआ। ठीक है ना, इसका नाम है। और दोनों एक साथ आ जाएगा फिर भी शांत होगा। चलो बनाएंगे, आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो बाबू, मान लो पहला हम हल करते हैं, पहला हल करते हैं। तो पहला आप इसको मान भी सकते हैं, ना मानेंगे तो चलेगा। पहला हमारे संग संख्या क्या है बाबू? 17/8। यहाँ पे लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड पहले करते हैं बाबू। हर का हमारे पास क्या है? 8। ठीक है ना। तो 8 का 2 से 4, 2 से 2, 2 एकम 2। देखो 8 को आपने गुणनखंड किया तो 2 के अलावा कुछ आया नहीं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हर का गुणनखंड करने पर, चाहे आप लिखेंगे इसको शॉर्ट में ही बना देते, चलो। चूंकि लगातार देखो 8 को आपने तोड़ा तो क्या आया? 2। देखो 2 3 बार है, जिसका मतलब 2 की पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ बाबू? आप लिखेंगे चूंकि यह 2 पर पावर n का रूप है, 2 पर पावर n का रूप है। लगातार 2 2 आ गया ना, अतः यह शांत है। अतः यह क्या है बाबू? अतः यह है ना शांत है। क्या है? अतः यह बाबू शांत है। हो गया। उसी प्रकार मान लो बाबू ये पूछ दिया तो 15 का, देखो 15 का अगर आप तोड़ेंगे तो 15 को तोड़ेंगे बाबू तो 3 5 15, 5 एकम 5। अब देखा है 5 तो है लेकिन 3 आ गए ना, तो ये शांत नहीं बाबू, ये अशांत है। तो आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे? कुछ लिख देना, 2 पर पावर m हुआ है ना, 2 पर पावर m गुणे चाहे 5 पर पावर, सॉरी 2 पर पावर n गुणे 5 पर पावर m का रूप नहीं है, m का रूप नहीं है, रूप नहीं है। अतः यह शांत, यह अशांत है, अतः यह अशांत है। ठीक है। उसी प्रकार देखो ये वाला 80 वाला बना लेना। क्या है बाबू? देखो अगला क्वेश्चन क्या है? सिद्ध करें कि √3 एक अपरमेय संख्या है। तो आपको अपरमेय संख्या किसे कहते हैं पहले पता होना चाहिए। तो देखो आपको अभाज्य संख्या पता होगा। इसे देखो मान लो बाबू अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो स्वयं से कटे। स्वयं यानी 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना। इसे कोई नहीं काट सकता है ना। 13 हो गया, 11 हो गया, है ना, 11 हो गया, 13 हो गया, है ना, 17 हो गया। देखो बाबू इसको कोई दूसरा संख्या काट नहीं सकता है, ये कटेगा तो स्वयं से। इसी में अगर आप ये टोपी पहना देते, टोपी यानी रूठ लगा देते हैं, रूठ लगाने के बाद ये क्या हो जाता है बाबू? है ना, अभाज्य से अपरिमेय संख्या हो जाता है। क्या होता है? अपरिमेय। अब देखो अब इसमें रूठ नहीं लगा रहेगा तो इसका मतलब 2 हुआ, 2 के नीचे 1 होता है तो 2 हो गया आपका p, ये हो गया q। तो ये अपरिमेय नहीं, ये परिमेय होगा। ये क्या होगा? परिमेय। ठीक है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, जिसका HCF 1 हो। ठीक है, जहाँ पे पूर्णांक होता है। ये सब क्या होता है? पूर्णांक। आपको पूर्णांक पता होगा ना। जैसे देखो ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। एगो प्लस का होता है, एगो शुरू माइनस का होता है। ये अनंत तक जाएगा माइनस का, ये प्लस का जाएगा, है ना। एगो माइनस कर दे, किसी को माइनस करना दो, लो माइनस 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 माइनस, ये प्लस का, तो ये पूर्णांक हो गया। तो सारे के सारे तो पूर्णांक आएंगे ना। ये मान लो माइनस के 5 है तो ये भी एक परमेय संख्या है। इसको रूट मान लो तो माइनस हटा देंगे, क्या लगा देंगे बाबू? अब देखो ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। चलो अब लिखते हैं। देखो मान लो बाबू क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है हल। क्या लिखना है बाबू? हल।
अब देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, √3। तो √3 आपको अपरिमेय संख्या है ही है, अब फिर भी इसको सिद्ध करना है अपरिमेय, तो आपको मानना है परिमेय। क्या मानना है? परिमेय। माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। √3 क्या है? परिमेय संख्या है। अब आपने √3 को क्या माना है? √3 को आपने परिमेय माना है, तो परिमेय माना है तो इसका मतलब ये p/q के रूप में होगा, जहां q का मान 0 नहीं होगा, जहां ये किसके रूप में होगा बाबू? देखो परिमेय माना है तो किसके रूप में होगा? p/q के रूप में होगा, ठीक है ना। जहां q का मान 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि q का मान 0 हो ही नहीं सकता, q का मान 1 होगा या तो 1 से अधिक होगा। q का मान 0 ना हो, वह p व q पूर्णांक हो, p व q एक पूर्णांक हो, है ना। अतः है ना HCF है ना, p व q का 1 होना चाहिए बाबू। क्या होना चाहिए? p व q का 1 हो, है ना। तो देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए, p व q का एक पूर्णांक हो, वह HCF p व q का 1 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखो इसे p/q के रूप में लिख दिए। अब देखो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना बाबू, इसको क्रॉस में गुना करना है। क्रॉस में क्या करना है? गुना। तो देखा p का गुना x से करो p है, तो √3 का गुना q से करो तो √3q है, तो क्लियर। फिर आपको अपना मर्जी से दोनों तरफ करना है वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करवाओ तो वर्ग का मतलब होता है p का गुना। वर्ग का मतलब देखो, मान लो 5 है, 5 का वर्ग का मतलब 5 के पावर में 2 आ जाना, नहीं बोले तो स्क्वायर करना, स्क्वायर के ही वर्ग बोलते हैं। तो इसका मतलब हुआ p के पावर में 2, यानी p का गुना p से होगा p²। इसका वर्ग करो तो √3q का गुना है ना, √3q से हो जाएगा ना। तो थोड़ा सा पते हो तो √3 गुना √3 3 हो जाए, q का गुना q से होता है q², यानी यहाँ पे क्या जाएगा? 3q²। अब यहाँ पे आप एक चीज मानना बाबू, यहाँ पे जो आएगा वही लिखना। देखो यहाँ p² के बराबर में 3q है ना, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको याद कर लेना है। चूंकि p² जो है ना बाबू, वो 3 से विभाजित है। किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है, ठीक है ना। किससे विभाजित? 3 से विभाजित है। अब देखो p² 3 से विभाजित है, मान लो p² मान लो बाबू यहाँ पे 9 है, ठीक है। देखो यहाँ पे बाबू मान लो देखो बाबू यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। अब बताओ 9 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब 3 3 से नहीं कटेगा ना। नहीं तो आपको इतना नहीं, देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो 9 जो है 3 से कटेगा कि नहीं? इसका स्क्वायर हटा देंगे तो 3 बचा, तो 3 भी तो 3 से कट सकता है ना। तो यहाँ पे वही करना है बाबू, ज्यादा कुछ नहीं करना है। नहीं तो आप यादें कर लेना है इतना। जैसे देखो यहाँ पे 3 है ना, तो p² 3 से विभाजित है ना, तो p भी 3 से विभाजित होगा। p भी कैसे विभाजित होगा बाबू? p भी 3 से विभाजित, इसको याद कर, विभाजित होगा। हर क्वेश्चन में यही करना है, होगा, ठीक है। अब देखो p भी 3 से विभाजित हो गया ना बाबू, तो यहाँ पे मान लेना है, माना। क्या लिखना है? माना, है ना। p बराबर 3r, ठीक है ना। माना p बराबर, इसको क्या मान लेना बाबू? 3, कुछ भी मान लो, r मानो चाहे n मानो, r, ठीक है। अब इसको p बराबर 3r मान लिया ना बाबू, तो इसको देखो यहाँ पे आपने दोनों तरफ वर्क किया ना, तो फिर से यही काम करना है, सेम इसी काम को दोहराना है। सेम इतना है, जैसे लिखा है ना सेम लिखाएगा। तो यहाँ पे लिखना बाबू दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं, ठीक है। तो देखा p के वर्ग करबू तो p² आता है, कति आता है? p²। इसका वर्ग करूँ तो 3 का गुना 3 से होगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। r का वर्ग होते तो r गुने r² दोनों होते ना। हो गए, करके देख लिया, 3 तिहाई 9 r गुने। हाँ अब देखा यहाँ पे p² है ना, तब देखा बाबू चूंकि p² का मान हमारे पास है 3q है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि p² वाला क्या बाबू? 3q²। यहाँ पे p² के जगह पे इसको रख सकते हैं ना, इसको। यहाँ पे क्या जाएगा? 3q² बराबर 9r²। तुरंत बराबर के खिलावे करते तो 3 से 3 तिहाई 9, q² का मान कितना आ गया? 3r²। अब यहाँ पे q लिख लूँगा, p² बराबर 3q, तो p 3 से विभाजित था, यहाँ पे q भी कैसे विभाजित था? 3 से। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि q² बाबू q² किसे विभाजित है? 3 से
विभाजित है, है, इसलिए Q भी 3 से विभाजित होगा। इतना ही तो करना है बाबू। अब देखो यहाँ पे P भी 3 से विभाजित हो रहा है, Q भी 3 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब P हुआ एक Q, दोनों 3 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब अतः इसलिए P और Q का 3 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब अपरमय संख्या ही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, चूंकि है ना P व Q का HCF, P व Q 3 से विभाजित है। P व Q कितना से विभाजित है बाबू, लिख दो इसी को। चूंकि P व Q 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, बोल रहा हूँ ध्यान देना, विभाजित है ना। P व Q किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। अब बताओ P व Q 3 से विभाजित, इसका मतलब HCF P व Q का 1 हुआ। तो आपने जो माना था परमेय संख्या, वो परमेय संख्या नहीं रहा, अपरमय ही रह गया। तो जो आपने माना था वो गलत हुआ। गलत का मतलब होता है विरोधाभास हुआ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः मैंने जो माना था वो विरोधाभास हुआ, अतः √3 अपरमय संख्या ही है। ठीक है, क्या लिखना आपको, चलिए देना, अतः हमारी अवधारणा गलत हुआ, चाहे विरोधाभास हुआ। अतः मैं इसको मिटा के बाबू यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे लिख लेना वो वाला शब्द को, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना नीचे में। अतः हमारी अवधारणा नीचे में लिखना है, इसके बाद अवधारणा विरोधाभास हुआ चाहे गलत हुआ, गलत हुआ, है ना। अतः हमारे अवधारणा गलत हुआ, √3 एक अपरमय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या है। अब देखो दोस्तों, आपने √3 वाला सीख लिया ना, तो √3 की जगह मान लो अगर आ गया √5, तो जहां जहां 3 है वहां 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5। जहां पे देखो जहां 3 है वहां 5 आ जाएगा, और जहां पे 3 का स्क्वायर 9 हुआ है, 3 का स्क्वायर क्या हुआ है, 9, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 3 की तरफ 5 वाला ही बनेगा। लेकिन इसके साथ प्लस माइनस आ जाए, बट्टा आ जाए, तो इसका तरीका अलग हो जाएगा। इसका तरीका क्या हो जाएगा बाबू, अलग। जैसे देखो यहाँ पे बट्टा में है, ये 7 गुना में है, इसके साथ 6 प्लस में है, और ये सिंगल है। तो सिंगल वाला है तो आपको जिस प्रकार ये बना है ना 3 वाला, उसी प्रकार ये बनेगा। ठीक है, तो इसको नहीं, इसको छोड़ो, अब इसको सीखो, क्योंकि इसको उसी की तरह बनाना पड़ेगा, लेकिन इसको उसकी तरह नहीं बनाएंगे, एकदम इजी से बन जाएगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना बाबू। देखो मान लेते पहले मैं इसी को बनाता हूँ, पहला चलो बाबू, अब चलते हैं इसका अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। यानी आपको इसको भी अपरिमेय यानी सेम उसी की तरह बनाना है, लेकिन इसमें एक खासियत है बाबू। देखो उसमें क्या था, सिंगल था, √2 था, √3 था, √5 था, इस टाइप का था। तो देखो इस टाइप का जितना क्वेश्चन आएगा उस वाला तरीका से, इस वाला तरीका से बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इसके प्लस में मान लो 2 आ गया, बट्टा में 3 आ गया, कहे कुछ आ गया, जैसे देखो बट्टा में 1 है, गुना में 7 है, प्लस में 6 है, इस प्रकार का आएगा तो ये एकदम इजी हो जाता है। इजी कैसे होता है, जैसे गौर से देखो, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, 1 को कैसे साइड कर दो, बन गया, इतना ही। तो सबसे पहले मान लो बाबू 1 हल लिखा आपने। अब देखो आपको मानना है, मानना तो है वे है। अब देखो जानते हैं अपरिमेय, फिर भी इसको परिमेय मानना होगा। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखो इसको आपने परिमेय माना है, तो इसका मतलब क्या हुआ बाबू, ये P/Q के रूप में होगा, P/Q के रूप में होगा, ठीक है, P/Q के रूप में होगा, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। वह P व Q है ना, एक पूर्णांक हो, ठीक है ना। अतः
HCF है ना, P व Q का एक हो। ठीक है ना, इसको याद रखना, ये परमाणु संख्या, अगर जब भी परमाणु संख्या पूछे तो ये बोल देना है। अब देखो आपको 1 को कैसे साइड करना है सीखो। Q का गुना 1 से करबो Q, P का गुना √3 से होता है √2P, √2 का गुना P से होगा √2P होगा। अब देखा ज्यादा कुछ नहीं करेगा बाबू, इधर Q है और √2 को P को इधर लबू तो देखा P के इधर लबू गुना में तो बट्टा में आते हैं, कभी आते बाबू बट्टा में, तो इधर बच गए करते √2। आ तोहर मर्जी ऐसे बनाला तो ऐसे बनावा ना, तो तू ऐसे बना सकला, पहले में एकर गुना करके तू पहले एकरे गुना कर लो, सॉरी पहले एकरे गुना कर ला, तो P का गुना √2 से करूँ तो √2P होता है, एकर गुना एका से करूँ तो कितने होता है Q होता है ना। अब देखा तो यहाँ पे √2 बराबर कते होते, इधर Q है, आप बट्टे में P आते हैं। देखो P/Q चाहे Q/P रहे, इसमें रूट नहीं ना है, तो रूट नहीं है तो ये परिमेय हुआ, ये अपरमेय हुआ। तो आपने भी सिद्ध किया है ना, तो उसी बात को लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम इसको सिद्ध नहीं करना है, आपने इससे पहले सिद्ध कर रखा है, आपने √3 सिद्ध किया ना, उसी प्रकार ये भी सिद्ध होगा, उसी प्रकार ये भी सिद्ध होगा, तो इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो आपको सीधा लिख देना है ना, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, तो देखो √2 क्या है बाबू, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। और ये क्या है, Q/P क्या है बाबू, Q/P क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर से वही बात लिख दो, है ना, परिमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा गलत हुआ, अतः हमारी अवधारणा गलत हुआ है ना। रूट क्या है बाबू, जो था वही लिखना, 1/√T क्या है, 1/√2 पूरा लिखना है, एक अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या है। आप एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, कुछ नया देखा, ये √2 रहे चाहे 3 रहे, ये अपरिमेय संख्या होता है, क्या होता है, चाहे √5 रहे, ठीक है ना। तो एक साथ कुछ को गुना कर दे, मान ला 7 के गुना करबू तो कतिया 7√2, एक अगर मान ला 7 के जोड़ देबू तो 7 + √3। अब देखा तो जे अपरिमेय संख्या है ना, ओका साथे जोड़ा घटावा कुछो करा अपरिमेय ही रहतो, तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है। चलो ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, टेंशन मत लो। चलो बाबू अगला क्वेश्चन देखा, ये तो बताइए दिलियो। हाँ अगला देखा, वो बाबू सिद्ध करने वाला 2 नंबर वाले, ठीक है ना। तो इसको चलो अभी सीधे कहिए देते कौन सा भारी क्वेश्चन है। अब देखो आपको क्या बोले बाबू, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना और इतना के रूप का होता है नहीं, यानी आपको ये देखो, आपको 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5, इसको है ना इतना के रूप को देखो इसे दर्शाना है। देखो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना का रूप का होता है कि नहीं। तो आपको धनात्मक पूर्णांक जो बोला है ना उसको ए मान लेना। देखो यहाँ पे क्या बोला, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, तो मान लो बाबू क्वेश्चन संख्या कुछ है, मान लो ये 9 है मान लो, ठीक है। तो जो बोला है उसको मान लेना पड़ेगा। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो माना धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, माना धनात्मक जो बोला है वही विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक ए है, क्या है बाबू, इसको मान लिया, ठीक है ना। आपने क्या मान लिया, ए है। अब इतना मानने के बाद अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे लिखा होगा बाबू 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5 है ना। तो देखो ये प्लस है, इसका मतलब ये आर हुआ, क्या हुआ, आर। इसका मतलब ये बी हुआ, 6 क्या हुआ, बी हुआ, ये क्यू हुआ, ये बी, यानी बी का मान कितना है, 6 है। इसका तो बाबू बी का मान 6 है, इसका मतलब चूंकि बी बराबर कितना है बाबू, 6 है। अब एक बात मैं आपको बताता बाबू, ये बी का मान 6 है ना, तो बी जो होता है ना आर से हमेशा बड़ा होता है। जैसे देखो मान लो बाबू, आपको भाग तो आता ही होगा, देखो ये मान लो बाबू 5 है, आइए मान लो बाबू 2 है, ठीक है। अब बताओ इसमें भाग देंगे तो 2 दूना 4, 1 बचा, तो ये आपका बी हुआ, ये आर हुआ। तो ये आर जो है हमेशा बी से छोटा ही रहेगा, बराबर भी नहीं रहेगा। मान लो ये बराबर आ गया, मान लो बाबू मैं यहाँ पे दे दिया 6, क्या दे दिया 6। अब यहाँ पे 2 दूना 4 लाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 2 आ जाएगा तो क्या भाग सही होगा, तो बोलेंगे नहीं भैया भाग ही गलत है। तो देखो आर का मान जो है ना बी से हमेशा छोटा आता है, तो छोटा कितना तक हो सकता है, तो 1 कम कर देंगे। देखो बी का मान अगर 6 रहेगा ना, तो याद करना, तो आर का मान चाहे तब आर का मान क्या होगा, वो 6 से कम कर देना, या तो आर का मान 0 हो सकता है,
या तो r का मान 1 हो सकता है, या तो r का मान 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5 तक हो सकता है। ठीक है ना, इतना हो सकता है। चलो है ना, इसको आप सिद्ध करते हैं, इतना ला के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं इक्विल विभाजन प्रमेय से, इक्विल विभाजन है ना प्रमेय से, ज्यादा कुछ नहीं करना, इक्विल विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो इक्विल विभाजन प्रमेय से बाबू आपको करना कुछ नहीं, एक r बराबर एक पहला जीरो। देखो आप इक्विल विभाजन प्रमेय क्या होता है, a बराबर bq प्लस r होता है। क्या होता है, bq प्लस r। तो देखो a तो आपका a ही मान लिया आपने, क्या मान लिया a। अब देखो b का मान आपका 6 है, b का मान कितना है 6। तो यहाँ पे मान लो चरण 1 शुरू करते हैं, चरण 1। तो चरण 1 में a को a रहेगा। ठीक है, यहाँ पे b की जगह पे हमेशा 6 रखना, क्या रखना 6। यहाँ पे q का qa रहेगा। ठीक है, r के मान आपने क्या रखा 0, अगर r के मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो यही रह जाएगा। तो लो एक बार बनाइए देता हूँ, तो 6q प्लस 6q ही रह जाएगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं, इसको समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है, a बराबर। अब आते चरण 2 में आते बाबू, चरण 2 में चरण चलेगा, कै गो चलेगा पता है, 6 गो चरण चलेगा। चरण 2 में बाबू a की जगह पे a रहेगा। ठीक है, b की जगह पे 6 रहेगा, q रहेगा, r की जगह पे कितना जाएगा, r की जगह पे 1 मानते हैं इस बार, तो r की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसको मानते 2 है ना। इसी प्रकार चरण आपका चलता रहेगा। चरण 3, चरण 3 में आपको फिर से लिखना है ना, a बराबर 6q हर बार लिखना है। r के मान पहले आपने 0 माना, 1 माना, अब r के मान क्या रखेंगे आप 2 रख लेना। ठीक है, समीकरण इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब आते चरण 4 में, चरण 4। अब देखो फिर से लिखना बाबू a बराबर 6q, क्या लिखना है 6। अब r के जगह पे 2 नहीं 3 रखेंगे, क्या रखेंगे 3, समीकरण 4। ठीक है, अब आते चरण 5 में, तो a बराबर 6q तो रहेगा ही, r के जगह पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इस समीकरण क्या हो जाएगा 5। अब आते हैं चरण 6 में, चरण है ना 6 में, तो a बराबर 6q तो रहेगा ही, r के जगह पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये हो गया 6। अब देखो बाबू हमको क्या सिद्ध करना था, 6q प्लस 1, तो 6q प्लस 1 है, हाँ है, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में टिक लगा लेता हूँ, समीकरण 2 में। और 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 का है बाबू, हाँ समीकरण 4 में। 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 क्या है, समीकरण 6 में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 व 3 से है ना कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना का रूप होता है, तो आप लिखेंगे है ना, चूंकि समीकरण देखो यहाँ पे 2 में आया है ना, जो में आया है 2 व 3 व 6 से यह स्पष्ट है कि है ना कोई भी है ना धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 है ना, 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 व 6q प्लस 5 का रूप होता है, 6q प्लस 5 का रूप होता है। ठीक है, रूप होता है, लिख लेना है, इतना का रूप होता है। चलो आप बाबू चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अरे यार कहाँ भेजा दिया, चलो अगला क्वेश्चन देखो बाबू, ये ऑब्जेक्टिव है। क्या है, ऑब्जेक्टिव। चलो ऑब्जेक्टिव भी थोड़ा कर लेते ताकि आपके लिए अच्छा रहे। अब देखो ऑब्जेक्टिव में क्या है बाबू, चैप्टर तो आपको पता है वास्तविक संख्या चल रहा है। देखो 1872 का मौसा, अब यहाँ पे मौसा बोला है ना, तो आप भाग दे दो, चाहे अभाज्य गुणनखंड से बना लो। चलो एक सेकेंड, 18 के पारा 72 तो अभी करता है ना, 18 18 चक 72, 18 चक 72 तो ऐसी बन ही रहा है। तो देखा 18 चक 72 कितने बचे, 18 चक 72, तो यहाँ पे 0 आ गए ना, 0 18 से यही हो गए मौसा, 18 से भाग दे लो, 18 4 बारे में 72 आई हो गए, जैसे शेष 0 हो तो कि जे भाग देबो जैसे वही आंसर, यानी देखो 20 से भाग दे तो बी आंसर, यानी इसका मौसा भी कितना हो जाएगा 18, जिससे भाग देंगे 0 होगा वही आंसर। चलो अगला देखो 4560 का मौसा, 4560 का मौसा, तो फिर से भाग दे दो, क्या दे दो बाबू, भाग। चलो तो 45 में 60 से भाग देंगे तो 45 से कम 45, क्या बचेगा 15। अब देखो
शेष 0 नहीं ना आया, शेष 0 नहीं तो फिर 15 को आपको इसमें भाग देना होगा 45 में। 15 तिया 45। अब आ गया ना 0, तो 0 आपने किससे भाग दिया 45 से, सॉरी 15 से। इसका आंसर क्या हो जाएगा 15। अगला देखो, दो लगातार सम संख्याओं का मासा। लगातार सम संख्या, सम यानी 1 ले लो और 2 ले लो। 2 का टुकड़ा 2 गुना 1 1 होगा, 1 का 1 है, तब मासा क्या होगा 1 ही होगा ना। तो लगातार सम संख्या बोलेगा तो मासा 1 के होगा। क्या होगा बाबू मासा 1। और देखो इसमें तो कोई संख्या का नाम ही नहीं बोला, सीधा लगातार संख्या बोला है। तो जब भी लगातार संख्या बोलेगा तो समझना उसका ही मौसा 1 ही होगा। क्या होगा 1 ही। लगातार संख्या बोले तो मौसा 1 ही होता है, याद रहे। जब भी लगातार बोले तो मौसा 1। अगला देखो, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या। तो देखो अभाज्य संख्या का मतलब होता है वो स्वयं से कटता है। अभाज्य संख्या जैसे देखो मान लो बाबू 7 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, ये स्वयं से कटेगा। स्वयं से कटे तो 2 गुने 1 रहेगा, 3 गुने 1 रहेगा, 7 गुने 1 रहेगा। चाहे आप अभाज्य 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या लेना है तो 2 या 2 से अधिक ले लिया ना, और ले लूँ क्या। मान लो अब मैंने लिया 11 गुने 1। अब बताओ तो मौसा क्या आएगा 1 ही ना आएगा, क्योंकि 1 ही ना सब में है। तो 2 अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 रहता है, चाहे 2 रहे चाहे 2 लाख रहे। तो अभाज्य संख्या का मौसा क्या हो जाएगा यहाँ पे बाबू 1 हो जाएगा। चलो अगला देखो बाबू, 2 संख्याओं का मौसा। ओ बाबू ये तो 2 नंबरिया क्वेश्चन टाइप में आ गया, चलो कोई बात नहीं है। हाँ इसको 1 नंबर में दिया तो 1 नंबर तरीका से ही बनाएंगे। देखो 2 संख्याओं का मौसा 27 है। 2 संख्या यानी 2 संख्या आपको पता है ना, मैंने आपको थोड़ा देर पहले पढ़ाया था। 2 संख्या क्या हो सकता है, या तो प्रथम संख्या हो सकता है या द्वितीय संख्या हो सकता है, ठीक है ना। प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या बराबर क्या होता है LCM गुने HCF होता है ना। चलो देखो, तो 2 संख्याओं का मौसा कितना है 27 है, लौसा कितना 162 है। यानी बोले तो यहाँ पे मौसा 27 यानी मौसा कितना आ गया 27 और लौसा कितना 162 यानी 162, ठीक है। अब देखो यदि इनमें से एक संख्या 54 है, मान लो एक संख्या कोई, मान लो प्रथम संख्या ही 54 है, यानी द्वितीय संख्या इसमें बोलेगा ज्ञात करने के, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है ना, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको बाबू, दूसरी संख्या हमको चाहिए। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 162 गुने 27 बटे में क्या आ जाएगा 54। तो देखा 27 कम 27, 27 दूना 54, फिर 2 से में भाग दो, 2 8 16, 2 कम 2 कितने आ गए 81। यहाँ पे 81 कोई ऑप्शन में है बाबू, हाँ है डी में, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, अगला क्वेश्चन बनाने से पहले एक बात मैं बताता हूँ। मान लो बाबू यहाँ पे 10 है, क्या है 10 की पावर में मैं आपको 0 दे दूँ तो इसका मान 1 क्या हो जाएगा 1। 10 छोड़ो ना, कुछ लिख दो, इतना बड़ा संख्या लिख दिया, इसके पावर में आपने 0 दे दिया तो इसका मान क्या होगा 1। तो इसका मतलब क्या बाबू देखो 8 की पावर 0 का मान 1, इसका मान 1, तो 1 का गुना 1 से होगा 1, यानी बी हो जाएगा। अब देखो रूट के अंदर 12 है, तो देखो आपको पता है 12 का वर्गमूल बनाएंगे तो रूट तो बच ही जाएगा। देखो रूट के अंदर 12 है तो इसको अभाज्य गुण से तोड़ेंगे तो 2 से 6, 2 से 3, तो 2 रूट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। रूट हटा, रूट नहीं ना हटा, और रूट 3 एक अपरिमेय संख्या तो इसके साथ 2 आएगा फिर भी अपरिमेय ही रहेगा। क्या रहेगा अपरिमेय। हाँ अगर इसी में बोलता बाबू 16 क्या है, 16 क्या है, रूट 16 क्या है अपरिमेय है कि परिमेय, तो परमेय होगा। परमेय क्यों होगा देखो 16 को अगर आप तोड़ेंगे 16 को तो 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 कम 2, तो 2 को 2 का 1 2, 2 को 2 का 1 2, तो जोड़ा पुर गया ना, तो 2 दूना 4 इसका आंसर आएगा वर्गमूल, तो ये परिमेय होगा। जिसका जोड़ा नहीं पुरेगा रूट में रहेगा वो तो अपरिमेय हो जाएगा ना। चलो अगला देखो, रूट 3 अभी पढ़े हुए कि अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या है। अगला देखो रूट है ना, रूट 2 अपरिमेय है, अपरिमेय के साथ जोड़ेगा चाहे घटेगा, जुटेगा चाहे घटेगा फिर भी अपरिमेय ही रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो बाबू, अरे इतना ही क्वेश्चन है। चलो बाबू आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।